चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर सबको? यस सर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। Yesterday we have discussed about center of mass. हो गया सबका सेंटर ऑफ मास कंप्लीट? यस सर। ओके, वर्कशीट्स भी हो गई? ठीक है, after lecture test will be there based on center of mass, and now we have to start discussion about वीडियो पॉज है सर। क्या होता है। वीडियो पॉज है। So today we have to start discussion about rotational motion. ठीक है, हम रोटेशनल मोशन को पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। क्या होता है रोटेशनल मोशन? मतलब व्हाट इज मीन बाय रोटेशनल मोशन? Change in position of body with respect to space and time. वो तो मोशन हो गई, मुझे रोटेशनल मोशन चाहिए। The motion of a body in which every particle of the body performs circular motion. Very good. Either with concentric circle or their centers lying along axis of rotation. ठीक है, रोटेशनल मोशन मतलब क्या होता है? द मोशन इन विच every particle of the body performing circular motion. The motion in which every particle of the body performs circular motion either with concentric circles. और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर फ्लैट लैमिनार बॉडीज यानी 2 डायमेंशनल बॉडीज, और देयर सेंटर्स लाइंग अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर 3 डायमेंशनल बॉडीज। यानी कि क्या होता है, देखो रोटेशनल मोशन जो है इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ मोशन जिसमें बॉडी एक्चुअल में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसलेट नहीं होती है। बॉडी जहां पे थी बॉडी वहीं पे रहती है, लेकिन बॉडी के ऊपर जितने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं? मोशन परफॉर्म करते हैं। और वो कौन सी मोशन? जो हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक रिंग या फिर डिस्क दी गई है एंड ये एक्सिस के अबाउट वो रोटेट होती है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर मैं यहाँ पे ए एंड बी ऐसे 2 पार्टिकल कंसीडर करूंगा तो ये दोनों पार्टिकल क्या करेंगे? इस पाथ के ऊपर अपनी मोशन परफॉर्म करेंगे। मतलब डिफरेंस क्या है? देखो, पूरी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, पूरी बॉडी एक ही पोजीशन पे है, लेकिन बॉडी के ऊपर जितने सारे पार्टिकल्स है दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। वो सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इस तरह की 2 डायमेंशनल बॉडी है तो सारे सर्कल के सेंटर एक ही पॉइंट पे रहेंगे, इसलिए यहां पे लिखा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। लेकिन बॉडी अगर इस तरह से स्फेरिकल है या फिर 3 डायमेंशनल है तो उस केस में अगर पार्टिकल यहां पे है, दूसरा पार्टिकल यहां पे है, तीसरा पार्टिकल यहां पे है, तो ये हर एक पार्टिकल जो है अगेन सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म करेगा, लेकिन उन सबके सेंटर जो है वो एक पॉइंट पे नहीं रहेंगे। मतलब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं होंगे, बट सारे सर्कल के सेंटर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहेंगे, जिसको बोला जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है फिर रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन सबको? यस सर। चलो सब लोग डिफाइन करो एक बार, क्या होती है रोटेशनल मोशन? मतलब मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन ईदर विथ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और देयर सेंटर्स लाइंग अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब ये 2 स्टेटमेंट है, एक एप्लीकेबल है फॉर फ्लैट और 2 डायमेंशनल बॉडीज, दूसरा एप्लीकेबल है फॉर 3 डायमेंशनल बॉडीज। ठीक है, तो आज हमें इस मोशन के अबाउट डिस्कस करना है। यानी कि फिर से कंसेप्ट वही होगी, देखो कि जो ट्रांसलेशनल मोशन में हम सब पढ़ रहे थे वही बातें, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी रहेगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? हमें हर बार इन पार्टिकल की जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसको सर्कुलर के टर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इस सीक्वेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी।
अब रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे चाहिए। उसके लिए सिंपल कंडीशन क्या है, देखो कि हम ट्रांसलेशनल मोशन में देखते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर। ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर। अब एक छोटा सा एक्सप्रेशन डेरिवेशन में यहाँ पे डिराइव करने वाला हूं, वही डेरिवेशन 3-4 बार रिपीट होगा और हमें 3-4 फॉर्मूले मिलेंगे। मतलब कि इस टॉपिक में हमें क्या करना है, जो हम सर्कुलर मोशन में करते थे। सर्कुलर मोशन में क्या करते थे, जो ट्रांसलेशनल की या फिर लीनियर मोशन की टर्म्स थी, टर्मिनोलॉजी थी, उसको हम एंगुलर में कन्वर्ट करते थे। रोटेशनल मोशन में भी हमें क्या करना है, वही रहेगा। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, लेकिन हम उसको रोटेशनल के मतलब एंगुलर टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में बॉडी को ट्रांसलेट करने के लिए जैसे फोर्स रिक्वायर्ड था, उसी तरह से बॉडी को रोटेट करने के लिए यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होगा, टॉर्क रिक्वायर्ड होगा। बॉडी को मूव करते टाइम बॉडी की जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम था, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पे उसी तरह से बॉडी जब मूव होने वाली है, रोटेट होने वाली है, तब बॉडी का जो मोमेंटम रहेगा वो बनेगा एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है सबको? मतलब जैसे सर्कुलर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी की एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन बन रहा था, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फोर्स का टॉर्क एंड लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम। ये तीनों के एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। सबकी प्रोसीजर, सबकी डायग्राम सब कुछ सेम है, ठीक है? तो थोड़ा सा फास्ट होगा, यहाँ पे एकदम सिंपल है, बस आप बोर्ड पे ध्यान दे दो, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक रोटेटिंग बॉडी कंसीडर करेंगे जो क्या कर रही है, इस पॉइंट O के अबाउट पास होने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट हो रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब इस बॉडी के ऊपर हम क्या करेंगे, m1, m2 एंड mn ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर करेंगे विच आर सिचुएटेड एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1, r2 एंड rn। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि r1, r2, rn ये तीनों डिस्टेंस लिए परपेंडिकुलर है फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन, यानी कि इस पॉइंट में, इस टाइप की मोशन में m1 का सर्कल का सेंटर अलग होगा, m2 के सर्कल का सेंटर अलग होगा, mn के सर्कल का सेंटर अलग होगा। मतलब ये बॉडी कौन सी ली है मैंने, कौन सी ली है मैंने, 3 डायमेंशनल, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, देखो कि हम अगर देखेंगे कि पहला पार्टिकल है मास m1, उसकी लीनियर स्पीड रहेगी v1, और ये v1 इक्वल्स टू क्या बनेगी, r1 इंटू ओमेगा। कहां से आ रहा है ये, सर्कुलर मोशन में हम इसको प्रूव कर चुके हैं, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, ठीक है? मतलब ये डेरिवेशन के बाद में जब बोर्ड के लेक्चर हम लेंगे तब मैं पढ़ाता हूं, लेकिन अभी बस हमें डेरिवेशन से फॉर्मूला चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहा हूं। कोई भी एक बॉडी है जिसके ऊपर m1, m2 अप टू mn पार्टिकल से सिचुएटेड एट ए डिस्टेंसेस r1, r2 अप टू rn है। पहले पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी हो गई v1 इक्वल्स टू r1 ओमेगा, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v2 इक्वल्स टू r2 इंटू ओमेगा, वैसे यंथ पार्टिकल की वेलोसिटी होगी vn इक्वल्स टू rn इंटू ओमेगा। अब लीनियर वेलोसिटी मिल गई, मैं हर एक पार्टिकल की फिर से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ m इंटू v1 का स्क्वायर, बट यहाँ पे v1 कौन है, r1 ओमेगा, यानी ये बनेगा 1/2 m इंटू r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। उसी तरह से E2 बनेगा हाफ ऑफ m इंटू v2 का स्क्वायर, यानी ये बन गया 1/2 m इंटू r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, एंड ये nth एनर्जी बनेगी En इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू mn vn का स्क्वायर, यानी 1/2 m rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा n का स्क्वायर। मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, हर एक पार्टिकल की एनर्जी मुझे मिल गई। अगर मुझे टोटल एनर्जी चाहिए तो मैं इन सारी एनर्जी की क्या करूंगा, अब एडिशन करूंगा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी बनेगी E1 प्लस E2 अप टू En। अब इन सब की एडिशन करते टाइम देखो 1/2 m 1/2 m 1/2 m सब में कॉमन है, सॉरी ये m1 m2 mn रहेगा, मासेस डिफरेंट है उनके, ठीक है? यानी कि यहाँ पे कौन है, सिर्फ 1/2 कॉमन है, एंड उसके बाद में ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर कौन बचा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर अप टू mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है? बस मैंने सिंपल एडिशन की है, 1/2 को एंड ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लिया है। अभी ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो, इसको हम अलजेब्रिक सम लिखते थे 9th एंड 10th में, i इक्वल्स टू 1 to n mi ri का स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन इस तरह से होता था m1 r1 स्क्वायर प्लस m2
r2 स्क्वायर अप टू mn rn का स्क्वायर। ठीक है, जैसे एडिशन के मैं बोलता हूँ हर बार की 3 टाइप होते हैं। एक जनरल एडिशन 1 + 2 = 3। उसके बाद में अगर बहुत ज्यादा नंबर है और वो फाइनाइट है तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे अलजेब्रिक साइन यूज करते हैं। एंड बहुत ज्यादा नंबर है और वो अगर इनफाइनाइट है तो वहां पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो इस सिंबल को अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा तो टोटल एनर्जी के लिए मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा। और टोटल एनर्जी कितनी मिल गई, ये टोटल एनर्जी मिल गई 1/2 इंटू ब्रैकेट ऑफ समेशन ऑफ I = 1 to n mi ri का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। एंड ये जो ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है, इस ब्रैकेट को मैं सिंबॉलिकली I से डिनोट करने वाला हूं। ठीक है, तो E बन गई 1/2 इंटू I इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। क्लियर है सबको? यस सर। कुछ है नहीं उसमें नया, वही बस बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के वेलोसिटी के फॉर्मूले एंड उनकी एडिशन चल रही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया इसका। अब बेसिकली यहाँ पे देखो कि जो काइनेटिक एनर्जी हम ट्रांसलेशनल मोशन में यूज करते हैं वो होती है हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर। अभी जो हमने ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, अभी जो हमने रोटेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी डिराइव की है वो बन गई हाफ ऑफ I इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये बन गई फॉर रोटेशनल मोशन। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे भी 1/2 था, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे v स्क्वायर था, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है। इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन की वेलोसिटी थी, यहाँ पे रोटेशनल मोशन की वेलोसिटी है। इसका मतलब यहाँ पे जो मास है उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे एक न्यू टर्म मिल गई जिसको हमने I से डिनोट किया है। एंड इस I को बोला जाता है एज ए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब है क्या, देखो ट्रांसलेशनल मोशन में या फिर जनरल मैकेनिक्स में मास का सबसे इंपॉर्टेंट एक ही काम होता है। कौन सा काम होता है मास का? टू प्रोवाइड इनर्शिया टू द बॉडी और इनर्शिया टू द मोशन। समझ में आ रहा है ना? मास का काम क्या होता है, इनर्शिया को प्रोवाइड करना। अब इनर्शिया का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया? टू अपोज चेंज। वेरी गुड। इनर्शिया का मतलब होता है अपोज टू द चेंज इन स्टेट। अब स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकती है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकती है। दोनों टाइप के स्टेट में चेंज होने को जो अपोज होगा उसको इनर्शिया बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये चौक यहां से फेंकना है एंड चौक के बाद में मुझे यहाँ पे एक चेयर है उसको उठा के फेंकना है, तो दोनों केस में जो रिक्वायर्ड वर्क डन होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। चेयर को उठा के फेंकने के लिए हमें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा एज दैट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चॉक। इसका मतलब क्या हुआ कि चेयर का जो मास है इससे ज्यादा है, इसलिए वर्क डन बढ़ गया। एंड हमें ट्रांसलेशनल मोशन में या फिर जनरल मैकेनिक्स में वर्क डन और फोर्स अप्लाई करने का हमारा एक ही पर्पस होता है, टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास बाइक होती है, उसका एवरेज होता है 60, 70, 80, प्लेटिना है तो 100 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर में वो 70-75 किलोमीटर चलती है। वही बात अगर 4 व्हीलर की करेंगे तो वो चलती है 15 किलोमीटर पर लीटर, 18 किलोमीटर पर लीटर, 20 किलोमीटर पर लीटर। क्यों हो गया ऐसे? क्योंकि बाइक के कंपैरिजन में जो कार है उसका जो वेट है वो बढ़ गया। वेट बढ़ गया मतलब मास बढ़ गया, मास बढ़ गया मतलब उस कार को डिस्प्लेस करने के लिए जो रिक्वायर्ड वर्क है, जो आने वाला है एनर्जी से, वो बढ़ गया। एंड ये सारा क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ मास। एंड मास क्या करता है? अपोज प्रोवाइड करता है। कार को मोशन में सेट करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो ज्यादा रहेगा, बिकॉज कार का इनर्शिया ज्यादा है एज कंपेयर टू बाइक। क्लियर है सबको? मास एंड इनर्शिया। तो वही काम जो ट्रांसलेशनल मोशन में मास करता था, वही वर्क रोटेशनल मोशन में कौन कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट मैं क्या लिखूंगा कि बेसिकली इट्स ए टेंडेंसी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेटिंग बॉडी। यहाँ पे बस ट्रांसलेटिंग बॉडी की जगह पे क्या बोलना है? चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेटिंग बॉडी।
अब रोटेटिंग बॉडी की स्टेट कौन सी होगी? दो ही होगी। बॉडी पहले रेस्ट में थी, उसको मोशन में मतलब रोटेशनल मोशन में सेट करने के लिए अपोज, या फिर पहले से वो रोटेशनल मोशन में थी तो उसको रोटेशनल मोशन में से रेस्ट में लेके आने के लिए जो अपोज होगा वो कौन प्रोवाइड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे हमारे घर में फैन है, फैन का स्विच ऑन कर दिया, टॉप स्पीड पे फैन रखा है, ऐसे स्विच ऑन करने के बाद इंस्टेंटली वो टॉप स्पीड से घूमता है क्या? नो सर। स्टार्ट में उसकी स्पीड कम होती है, स्पीड बढ़ती जाती है, फिर 15-20 सेकंड के बाद में वो क्या करता है? अपनी जो मैक्सिमम स्पीड है वो अटेन कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी स्पीड बढ़ाई जा रही थी उस टाइम पे, उसकी मतलब फैन की जो प्रॉपर्टी ऑफ और टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया थी वो अपोज कर रही थी, क्योंकि वो पहले रेस्ट में था, हम मोशन में सेट कर रहे थे, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो रही थी। एंड इस स्टेट के चेंज होने के लिए जो अपोज वहां पे हो रहा था उसी को अपन इनर्शिया बोल रहे हैं। अब दूसरी बात, जैसे फैन टॉप स्पीड में घूम रहा है एंड अगर हम उसको स्विच ऑफ कर देंगे तो इन दैट केस क्या होगा? ऐसे स्विच ऑफ किया, इंस्टेंटली फैन रुक जाएगा क्या? रुकना चाहिए था, लेकिन रुकता है क्या? नहीं रुकता है। नो सर। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया। चलो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। अगर मैं इसको m बाई m से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे मुझे बोलो, मास इंटू वेलोसिटी, इसके प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं p, यानी लीनियर मोमेंटम। तो ऊपर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये बनेगा E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m, एंड इसका मतलब P इक्वल टू रूट ऑफ क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ m इंटू E। इसका ही मतलब ये हो गया कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ E है अगर मास कांस्टेंट है तो, एंड P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m है अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो। वही सारी बातें अपन अगर एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड देखेंगे तो रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने प्रूव किया है, क्या था? हाफ ऑफ I इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अगर हाफ आई ओमेगा को स्क्वायर को मैं यहाँ पे I बाय आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 इंटू आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई, यानी ये काइनेटिक एनर्जी बन गई आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आई। क्लियर? यस। जैसे हम प्रोडक्ट ऑफ m इंटू वी को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, वैसे ही अपन प्रोडक्ट ऑफ I इंटू ओमेगा को यल बोलते हैं, और इस यल का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। यल का मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल्स टू यल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ I, एंड इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यल बनेगा रूट ऑफ 2 इंटू आई इंटू ई। एंड अगर क्वेश्चन में बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है तो इसका मतलब L होगा प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ E। अगर क्वेश्चन में बोलते हैं कि E कांस्टेंट है तो L होगा प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ I। एंड अगर बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो I होगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन E। आज के वर्कशीट में इस रिलेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ध्यान से देखो। ये लास्ट में क्या है? I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन E। चलो, समझता है क्या? देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमें नियर अबाउट 4 to 5 टॉपिक्स में सेम रिलेशन अप्लाई करना है, यूज करना है, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स में भी हमने इसके एप्लीकेशंस देखे हैं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी है क्लियर सबको? यस सर। चलो, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rotating body depends upon। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? कमन फास्ट बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। वेरी गुड। सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जैसे इनर्शिया सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर। यानी कि कोई बॉडी है, इसका मास m है और वो इस तरह से एक्सिस का अबाउट रोटेट हो रही है, एंड वही बॉडी इस तरह से है
एंड ये एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। दोनों का मास सेम है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, फर्स्ट का या सेकंड का? सेकंड होगा। डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस। हाँ तो देखो दोनों बॉडी का मास सेम है, ये फर्स्ट बॉडी है सेकंड बॉडी है, सेम बॉडी है, यहाँ पे एक्स ऑफ रोटेशन ऐसे पास हो रहा है, यहाँ पे ऐसे पास हो रहा है, तो दोनों का मोमेंट, दोनों में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? सर फर्स्ट। ओए फर्स्ट। फर्स्ट में डिस्टेंस कितना छोटा है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी से अवे है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन अवे होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी सेकंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट। प्रणव? हाँ सर। ठीक है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि कोई एक डिस्क आपको दी है, पहले एक्स ऑफ रोटेशन ऐसे सेंटर में से पास हो रहा था एंड वही डिस्क है, एंड अब एक्स ऑफ रोटेशन ऐसे एंड में से पास होगा, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट। डिफरेंट, वेरी गुड। कौन सा ज्यादा रहेगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड में ज्यादा रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मास यहाँ पे अवे चला गया, क्यों? क्योंकि एक्स ऑफ रोटेशन की पोजीशन बदल गई, या फिर ओरिएंटेशन चेंज करना मतलब अगर मैं डिस्क के प्लेन में उसको ऐसे पास कर दूं तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। यानी कि बॉडी सेम है, फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बदल गया, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन अगर बदल गई, तो वहां पे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी चेंज होता है। ठीक है, तो जो हमने समेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n mi ri का स्क्वायर, ऐसे अगर बॉडी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस होंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करना पड़ता है, एंड i इक्वल्स टू बनता है इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। ठीक है ना, कंडीशन वही है। देखो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मास एंड डिस्टेंस के स्क्वायर को ऐड ही करते जा रहे हैं। ठीक है, उसमें बस कंडीशन क्या है कि अगर वहां पे फाइनाइट नंबर होंगे तो हम समेशन लेते हैं, इनफाइनाइट नंबर है तो हमें क्या लेना पड़ता है, इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस का नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन डिनोटेड बाय की। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रेडियस ऑफ गायरेशन? बेसिकली रेडियस है मतलब ये डिस्टेंस होगा। कौन सा डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब? Perpendicular distance of the point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. वेरी गुड। क्या होता है, देखो जनरली हम जब भी मतलब हमारे सराउंडिंग में देखते हैं या फिर जिन बॉडी के साथ हमें इंटरेक्ट करना है, उनकी ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो रेगुलर शेप होती है, फिक्स शेप होती है, और उस हर एक बॉडी में जितने सारे पार्टिकल्स है, उन सारे पार्टिकल्स के नंबर, उन सारे पार्टिकल्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन, ये फाइंड करना हमें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम एज्यूम क्या करते हैं कि कोई भी जो बॉडी दी गई है, तो उस बॉडी में ये पॉइंट O है जहां से एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, और यहाँ पे पॉइंट P दिया है, अनदर कोई भी पॉइंट, और हम एज्यूम करते हैं कि पूरा बॉडी का मास वहीं पे फोकस्ड होगा, वहीं पे कॉन्सेंट्रेट होगा। और सेम अगर बॉडी हमें दी है, वही बॉडी है, एक्स ऑफ रोटेशन भी वहां से ही पास हो रहा है, एंड इस बॉडी के ऊपर आपको m1 m2 mn ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, और इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस दिए हैं r1 r2 एंड rn। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये होता है समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n mi ri का स्क्वायर। हमने सारे मासेस की एडिशन कर ली, और यहाँ पे एक ही पॉइंट पे वो पूरा मास फोकस्ड है, ऐसे हमने एज्यूम किया, कंसीडर किया। ये एप्लीकेबल है फॉर रेगुलर शेप ऑफ बॉडीज ओनली, यानी कि जिनका सेंटर ऑफ मास हमें मालूम होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का लेक्चर जिन्होंने किया है उनको मालूम है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास अगर हमें उनका मालूम है, तो उस केस में क्या होगा, हम उस पॉइंट से जहां पे पूरा मास फोकस्ड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे और वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो ये बनेगा I इक्वल्स टू m इंटू के का स्क्वायर।
मतलब बॉडी सेम है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पूरा मास एक ही पॉइंट पे एज्यूम किया है एंड यहाँ पे मास जो है वो अलग अलग पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये अगर दोनों सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो उस केस में इस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब हमें इसको इस डिस्कशन से डिफाइन करना है, ठीक है। तो क्या होगी डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट at which whole mass of the body is situated from axis of rotation। ठीक है, फिर से एक बार, ठीक है, क्या होगा k, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब इट्स ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट at which whole mass of the body is supposed to be concentrated from axis of rotation। ठीक है, चलो बोलो सब लोग मेरे साथ में, क्या होती है रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब करो डिफाइन इसको। Perpendicular distance from the point at which the whole mass is supposed to be concentrated from axis of rotation। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन, कंसेप्ट समझ में आ गई, डेफिनेशन लिख के दूं या हो गए प्रिपेयर, हो गए प्रिपेयर, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेडियस ऑफ गायरेशन बन गई, पर डिस्टेंस कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन at which whole mass of the body is supposed to be concentrated। इसका नोटेशन होगा k और फॉर्मूला होता है k इक्वल्स टू रूट ऑफ i बाय m। अब ये फॉर्मूला कहां से आ गया, हमने अभी लिखा था i इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू के स्क्वायर, वहां से k बनेगा रूट ऑफ i अपॉन m। और इस रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा रेडियस ऑफ गायरेशन का, मीटर। और इसके डायमेंशंस क्या रहेंगे, L1। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसके बाद में नाउ ऑनवर्ड हम जो भी रोटेशनल मोशन ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो फिक्स शेप का बॉडी के अबाउट डिस्कस करने वाले हैं एंड उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंटली हर एक बॉडी की जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो कैलकुलेट करके रख दी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट हम बनाते हैं जिसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक का पूरा डिस्कशन डिपेंड करेगा। ठीक है, पहले आएगा रिंग, सर्कुलर रिंग। अभी रिंग के लिए k कितना होता है, रिंग के लिए k होता है इक्वल टू r। उसके बाद में आएगा I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ k हर बार एक ही होता है, I इक्वल टू m इंटू k का स्क्वायर। तो अब मुझे बोलो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा, I इक्वल्स टू बनेगा m इंटू r का स्क्वायर। रिंग के बाद में नेक्स्ट बॉडी आती है दैट इज डिस्क, और डिस्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन है k इक्वल्स टू r बाय रूट 2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा बोलो, mr स्क्वायर बाय 2। डिस्क के बाद में नेक्स्ट बॉडी आती है दैट इज होलोस्फीयर, और होलोस्फीयर के लिए k कितना होता है प्रणव, रूट ऑफ 2/3 टाइम्स ऑफ r। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा फिर 2/3 mr स्क्वायर। उसके बाद में आता है सॉलिड स्फीयर। अब ये सॉलिड स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी होती है, k रूट ऑफ 2/5 इंटू r, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में आता है रॉड, जिसकी सिर्फ लेंथ कंसीडरेबल है, और ये रॉड के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन होती है L/12। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ml/12। ठीक है, तो बोर्ड पे जो टेबल आपको दिख रहा है, जो चार्ट आपको दिख रहा है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पूरा रोटेशनल मोशन का डिस्कशन इसके अराउंड चलता रहता है। ठीक है, क्लियर है सबको, यस ठीक है। अब यहाँ पे रिंग एंड डिस्क की दो सिमिलर केसेस होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दैट इज सिलेंडर, होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। मतलब कि जैसे रिंग होती है,
इसके लिए हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I इक्वल्स टू m इंटू आर का स्क्वायर। तो रिंग के ऊपर से अगर हमें होलो सिलेंडर बनाना है तो होलो सिलेंडर बनता कैसे है, ऐसे हम रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, ऐसे रिंग के ऊपर रिंग रखते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया होलो सिलेंडर। एंड होलो सिलेंडर की रेडियस अगर आर है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर ही होगा। उसी तरह से जो डिस्क हमने देखी है, ठीक है, जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr स्क्वायर बाय 2, वैसे ही अगर मुझे सॉलिड सिलेंडर बनाना है तो सॉलिड सिलेंडर बनता कैसे है, सॉलिड सिलेंडर बनाने के लिए हम डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क रखते हैं। एंड इसके लिए फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर जो डिस्क का है वही रहेगा, यानी ये बनेगा mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, लेकिन अगर ये नेचुरल एक्सिस है, जो डायग्राम में शो की है ये नेचुरल एक्सिस है, अगर हम इनको आड़वा कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे, तो तब जो एक्स ऑफ रोटेशन रहेगा उसको बोला जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, यानी कि इस तरह से अगर हमें ये होलो सिलेंडर दिया है और यहाँ पे उसका ये नेचुरल एक्सिस था और अभी ये सिलेंडर रोटेट हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स या फिर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्रणव स्क्वायर बाय 2 फॉर रिंग, m इन ब्रैकेट l स्क्वायर बाय 12 प्लस r स्क्वायर बाय 2। एंड वही अगर ये सॉलिड सिलेंडर होगा तो दीक्षा गाणे म्हणते का लेक्चर मध्ये, नाही मी काय म्हणतच नाही। ठीक है, तो ये बनेगा सॉलिड सिलेंडर, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा m इन ब्रैकेट l स्क्वायर बाय 12 प्लस r स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये कब एप्लीकेबल है, अगर आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला है एक्स ऑफ रोटेशन ट्रांसफर है, ट्रांसवर्स है या फिर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है तो। क्लियर? यस सर, यस सर। तो ये हो गया ऑल अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज। और फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमें जो डिस्कशन करना है वो सिर्फ इसी बॉडी से रिलेटेड करना है। ठीक है, रैंडम शिप के बॉडी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आते ही नहीं है और उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी नहीं है, तो इतने रेडियस ऑफ गायरेशन के एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले जो है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है काइनेटिक एनर्जी के सिमिलर, दैट इज टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, जो भी रोटेटिंग बॉडी होगी उसके ऊपर एक्ट होने वाले टॉर्क के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये टॉर्क मतलब होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय टॉर्क, क्या होता है टॉर्क मतलब, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क मतलब क्या है फिर, इट्स ए रोटेशनल फोर्स, बॉडी को रोटेट करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसको अपन टॉर्क बोलते हैं। और ये टॉर्क जो है वो दो टाइप से एक्ट होता है बॉडी के ऊपर। एक केस है जिसको अपन कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं, इस केस में ये डिनोटेड बाय टाउ होगा और इसका फॉर्मूला बनेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका वेक्टर फॉर्म होता है टाउ वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी टाउ इज इक्वल्स टू बनता है आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। एंड दूसरी केस होती है जब बॉडी का एक एक्स ऑफ रोटेशन पहले से फिक्स है और सिर्फ हमें बॉडी को रोटेट करना है, तो वो सिंगल फोर्स अप्लाई करके बॉडी रोटेट होती है और उस केस को हम कंसीडर करते हैं एज ए मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब ये मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगी, फिर से फॉर्मूला सेम रहेगा, टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर, वेक्टर फॉर्म वही, फिर आर एफ साइन थीटा, थीटा 90 बनता है, साइन 91 आता है, इसलिए ये बनेगा सिर्फ एफ इंटू आर या फिर आर इंटू एफ, ये होता है टॉर्क। अब ये जो टॉर्क हमने यहाँ पे देखा है ये हम ट्रांसलेशनल मोशन में यूज करते हैं। अगर हमने इसी को रोटेशनल मोशन में अगर कन्वर्ट करना है, अप्लाई करना है, तो एकदम सिंपल बात है, देखो यहाँ पे क्या होगा,
हमें फिर से काइनेटिक एनर्जी जैसे छोटा सा एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, पूरी डायग्राम सेम, सारी बातें सेम करेंगे। ठीक है, फिर से कंसीडर अ बॉडी ऑफ एनी शेप, जिसमें से ये एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है बॉडी के ऊपर, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल हम एज्यूम करेंगे, और यहाँ पे बॉडी रोटेट हो रही है, सिर्फ वहां पे एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बाय 1 फिर से हम क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो a1 बनेगा r1 अल्फा, a2 बनेगा r2 इंटू अल्फा, an बनेगा rn इंटू अल्फा। ही कुठून आले फॉर्म्युले, सर्कुलर मोशन में हमने a इक्वल्स टू r इंटू अल्फा यूज किया था, वही है। ठीक है, बस ये 1, 2 एंड n पार्टिकल के लिए। एक बार मुझे लीनियर एक्सेलरेशन मिल गए, फिर मैं यहाँ से फोर्सेस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो F1 इज इक्वल्स टू बनेगा m1 a1, a1 कितना है r1 अल्फा, तो ये बनेगा m1 r1 अल्फा। देन F2 बनेगा m2 इंटू a2, तो ये बनेगा m2 r2 अल्फा। उसी तरह से यंत पार्टिकल का फोर्स बनेगा mn इंटू an, दैट इज mn rn इंटू अल्फा। क्लियर है? यस सर। अब फोर्स आ गया, हमें टॉर्क चाहिए था, तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, r1 इंटू f1। एक्चुअल में थीटा 90 है, साइन 90 0, इसलिए हम सिर्फ r इंटू एफ कंसिडर कर रहे हैं। और f1 कितना है, m1 r1 अल्फा, r1 यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो ये बनेगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा। τ2 इज इक्वल्स टू बनेगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से यंत्र पार्टिकल का टॉर्क बनेगा mn rn स्क्वायर इंटू अल्फा। क्लियर है सबको? अब मुझे चाहिए नेट टॉर्क। नेट टॉर्क के लिए हम क्या करेंगे, इन सब की एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के बाद क्या होगा, देखो अल्फा 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 छोड़ के बाकी सारी टर्म्स कॉमन आएगी, और ब्रैकेट में जो बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर, जिसको हम पहले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल चुके हैं। यानी टॉर्क का फॉर्मूला आ गया I इंटू अल्फा। क्लियर है? टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी, टाउ इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, वेयर I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द वेरी गुड। ठीक है, तो आज के डीपीपी में भी क्वेश्चंस आएंगे, जिनको सॉल्व करने के लिए हम R इंटू एफ एंड टाउ इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, यानी I अल्फा इज इक्वल्स टू R इंटू एफ, इसको इक्वेट करके सॉल्व करने वाले हैं। एंड मेनी टाइम्स एग्जाम में सेम कंसेप्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, क्लियर है फिर सबको? टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। यस सर। यस सर। इसके बाद में इस सीक्वेंस की लास्ट कंसेप्ट आती है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम? Momentum of linear momentum. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मतलब जो लीनियर मोमेंटम ने हमने पढ़ा था, उसकी मूवमेंट लेनी है। मूवमेंट लेनी है मतलब क्या करना है, उसको बस रोटेशनल पार्ट में हमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, इसका नोटेशन होता है L। पहले तो इसको डिफाइन किया जाएगा, क्या होगी डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम is called as angular momentum. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। और इसका जो नोटेशन हमने पहले बोला है L होगा, इसका फॉर्मूला होता है L वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, यानी कि हम इसको लिखते हैं R इंटू पी इंटू साइन थीटा। फिर से हर बार ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए थीटा 90 होता है, साइन 90 बनता है 1, यानी L इज इक्वल्स टू बनेगा R इंटू पी। बट P मतलब लीनियर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। यही पार्ट अगर पुट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हमें मिल गया यहाँ पे m इंटू वी इंटू आर। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। लेकिन ये एक्सप्रेशन मिला है
वो है फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। सेम फॉर्मूला हम फॉर रोटेशनल मोशन डिराइव करेंगे, उसके लिए पूरी प्रोसेस सेम होगी। देखो फिर से वही डायग्राम, एक्स ऑफ रोटेशन पास होगा, m1 m2 mn ऐसे पार्टिकल्स होंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 r1 r2 अप टू rn होंगे। फिर हम क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो v1 बनेगी r1 ओमेगा, v2 बनेगी r2 ओमेगा एंड vn बनेगा rn इंटू ओमेगा। फिर हम क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। p1 इज इक्वल्स टू बनेगा m1 v1 यानी m1 r1 ओमेगा, p2 इज इक्वल्स टू क्या होगा m2 v2 यानी m2 r2 ओमेगा। उसी तरह से यंत्र पार्टिकल के लिए बनेगा mn rn इंटू ओमेगा। करते हैं ना ये? यस सर। अभी लीनियर मोमेंटम आ गया, लास्ट में आएगा एंगुलर मोमेंटम। उसका फॉर्मूला क्या है, L इक्वल्स टू R इंटू पी, यानी ये बनेगा R1 P1 फर्स्ट के लिए। P1 में कौन है, M1 R1 ओमेगा है, यानी ये बनेगा M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा। उसी तरह से L2 बनेगा M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा एंड एट द एंड यंत्र पार्टिकल के लिए बनेगा Mn Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्लियर? अब एट द एंड क्या करेंगे हम, ये सारे एंगुलर मोमेंटम की एडिशन करेंगे। तो इनकी एडिशन क्या बनेगी, L इज इक्वल्स टू बनेगा L1 प्लस L2 अप टू Ln। एडिशन करेंगे तो क्या हो रहा है, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर, यानी जिसको हमने I बोला था वो कॉमन आ रहा है, यानी हमें एंगुलर मोमेंटम फॉर द रोटेशनल मोशन के लिए फॉर्मूला मिल गया L इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ inertia. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड, ठीक है। अब ये एंगुलर मोमेंटम आ गया, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, वैसे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। कब कब अगर बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होगा तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। उसी तरह से बॉडी के ऊपर अगर टॉर्क एक्ट नहीं हुआ तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और क्या होता है ये कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग on rotating body is 0, then angular momentum remains conserved। यानी कि क्या होगा, यानी कि if टाउ जो एक्सटर्नली एक्ट हो रहा है वो अगर 0 है तो L1 बनेगा इक्वल्स टू L2। L1 मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, L2 मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम, यानी ये बनेगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। I1 का मतलब इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम नहीं, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा 1 Initial angular velocity. I2 फाइनल मोमेंट ऑफ ओमेगा 2 Final angular. फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी रोटेटिंग बॉडी की सिस्टम होगी एंड उसके ऊपर अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है तो उस केस में I इंटू ओमेगा ये प्रोडक्ट हमेशा से कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर कहीं पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है तो वहां पे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, कहीं पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसके एप्लीकेशन वो बैलेट डांसर होते हैं, है ना, स्केटिंग के शूज पहन के वो क्या करते हैं, गोल गोल घूमते हैं और डांस भी करते हैं। तो उनको जब खुद की स्पीड कम करनी होती है तो वो क्या करते हैं, स्पीड कम करने के लिए जो आर्म्स एंड लेग्स से उनके बॉडी से आउटस्ट्रेच कर देते हैं, ऐसे दूर दूर फैला देते हैं। अब ये दूर फैलाने से क्या होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया मतलब उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी।
उसी तरह से उनको अगर खुद की रोटेटिंग एंगुलर स्पीड बढ़ानी है तो वो क्या करते हैं, ये सारे आर्म्स एंड लेग बॉडी के क्लोज लेके आते हैं, फिर एकदम जोर जोर से घूमने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बॉडी पार्ट्स को क्लोज लेके आ गए, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी वहां पे बढ़ जाएगी। सेम वे वो डाइवर होते हैं, ऊपर से डाइव लगाते हैं पानी में, उनमें भी क्या होता है कि डाइव लगाते टाइम ओलंपिक गेम्स में उनको नंबर ऑफ रोटेशंस के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, तो जब वो रोटेट होना स्टार्ट करते हैं तो बॉडी पार्ट्स एकदम क्लोज लेके इतना सा, मतलब इतना सा पार्ट बना के फिर वो ऐसे गोल गोल घूमते घूमते आते हैं। एंड जब उनको पानी में एंटर करना है तो क्या करते हैं, एकदम हाथ पैर आउटस्ट्रेच कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, पहले बॉडी पार्ट्स क्लोज थे, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा थी। बाद में बॉडी पार्ट्स अवे चले गए, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मतलब एंगुलर वेलोसिटी वहां पे कम हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से एक रोटेटिंग डिस्क के ऊपर अगर हमने एक वैक्स का ड्रॉप डाल दिया, तो वैक्स का ड्रॉप डालने से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रणव, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मास आ गया वहां पे, इसलिए डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने रोटेशनल मोशन के एकदम सिंपल पॉइंट्स जो थे उनको कवर अप कर दिया है। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रोटेशनल मोशन का, जिसमें आते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देन रोलिंग मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड अलोंग इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, सो दैट पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। तो पहले सेंटर ऑफ मास, उसकी वर्कशीट खत्म करो, उसकी टेस्ट दे दो। देन अभी आज का जो लेक्चर हुआ है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं सेंड करता हूं, उसके ऊपर भी वर्कशीट आएगी, वो कंप्लीट करो। एंड इवनिंग में टेस्ट होगी बेस्ड ऑन रोटेशनल मोशन, जो पार्ट हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।